to the next video of economics, video number 28, class 11th. वीडियो नंबर 27 में आपने पढ़ा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से इलास्टिसिटी आप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं दो डिफरेंट डिमांड कर्व लेकर और उनकी इलास्टिसिटी निकालूंगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वैसे तो यहाँ पे 3 होते हैं। एक तो आपका इसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दूसरा ईडी इक्वल टू 0, तीसरा ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले डिस्टिंक्ट सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व अगर हमें मिल जाएगी तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। एक ऐसा डिमांड कर्व जो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है यानी कि पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। तो इसमें आप देख सकते हैं व्हाट एवर द क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस इज कांस्टेंट, यानी कि प्राइस कांस्टेंट रखते हुए अगर डिमांड कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है, अगर ऐसा डिमांड कर्व बन रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा, हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। इसको निकालते हैं तो चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू अगर हम निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे चेंज इन पी आपका क्या है 0, ठीक है। चेंज इन पी क्या है आपका 0, चेंज इन क्यू, अब चेंज इन क्यू मान लेते हैं कि चेंज इन क्यू अगर देखो तो कितना है वो 10 है, ठीक है। चेंज इन पी आपका 0, चेंज इन क्यू 0 से 10 हो रहा तो कितना है 10, तो 0 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0। तो स्लोप कितना आ गया इसका 0, स्लोप आ गया इसका 0। अब फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप की अगर वैल्यू को पता चला तो इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अगर आपको पता चल गया तो फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाई क्यू। अब इसी को हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाई क्यू। अब P मतलब इनिशियल प्राइस तो आपका 15 और Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी तो 10, ये हम पुट करते हैं। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की वैल्यू कितनी है 0 इंटू पी बाई क्यू, यानी कि 1 अपॉन 0 इंटू P कितना था 15 अपॉन Q कितना था 10, तो ये हो गया 10। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 0। तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है इंफिनिटी, ठीक है, आती है इंफिनिटी। तो इस तरह के डिमांड कर्व की जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, वो है इंफिनिटी। इसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इतना ज्यादा इलास्टिक है कि बिना प्राइस के घटने से ही डिमांड बढ़ता चला जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है इंफिनिटी बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। क्लियर, इसकी इलास्टिसिटी कितनी हो गई इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन में, अगर हमारा डिमांड कर्व एकदम से पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो जाए वाई एक्सिस के पैरेलल। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है कि मान लीजिए कोई बहुत इसेंशियल कमोडिटी है जिसका डिमांड हमें उतना निश्चित ही करना है। मान लीजिए हमको पानी है, पानी हमको मान लीजिए 1 लीटर रोज पीना है, ठीक। तो अब पानी चाहे आपको 10 रुपीज में मिले, चाहे 20 में मिले, चाहे 500 में मिले, चाहे 1000 मिले, चाहे 5000 मिले, वो तो आपको चाहिए सेम क्वांटिटी चाहिए। तो वही चीज है, मान लीजिए डिमांड कर्व है जिसमें हर बार हमको क्वांटिटी डिमांड सेम है चाहे जो प्राइस हो। तो इसको देखने में क्या लग रहा है, ये पैरेलल टू दी वाई एक्सिस हो गया। अब इसका फॉर्मूला फिर हम निकालते हैं, पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। तो चेंज इन पी आपका कितना है 5 से 10, तो चेंज इन पी कितना है 5 और चेंज इन क्यू कितना है 0, ठीक। तो अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है इंफिनिटी, ठीक। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना आ जाता है इंफिनिटी हो गया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख के इलास्टिसिटी निकालेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला पे क्या कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाई क्यू। पी आपका क्या हो गया, पी हो गया इनिशियल प्राइस 5, क्यू क्या हो गया इनिशियल क्वांटिटी 10। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू पी की वैल्यू कितना होने वाला 5 अपॉन क्यू कितना माना 10। तो 5 इंटू 1 5
और इंफिनिटी टू 10 इंफिनिटी। तो अब किसी भी नंबर को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करें तो कितना आता है, ठीक, तो वो आता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका, इसकी इलास्टिसिटी कितनी हुई, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। इसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब चाहे जो प्राइस हो जाए, डिमांड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। तो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, इंफिनिटी होगी। और अगर वो डिमांड कर्व वर्टिकल होगा, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस होगा, तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, 0। ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम आपका एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करते हैं, जो कि हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है, बट चूंकि आपके बुक में एक चीज दिया हुआ था कि डिमांड कर्व यूनिटी इलास्टिक, जिसको आपने पढ़ा होगा कि ईडी इज इक्वल टू 1 और हाइपरबोला। ठीक है, वो दिया था लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था बुक में। तो मैंने सोचा कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपकी नॉलेज के लिए ज्यादा जरूरी है। तो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम डिग्री ऑफ चेंज निकालते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालकर हम डिग्री में चेंज निकालेंगे कि क्या हमारा एक्सपेंडिचर घट रहा, बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। अब मान लो बेटा कि किसी कमोडिटी की प्राइस घटी और प्राइस घटने से उसका डिमांड बहुत बढ़ गया, ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप एक कोई 10 रुपीज की चीज थी, ठीक, और आप उसका 10 यूनिट कंज्यूम करते थे, तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर कितनी हो रही थी, 100। क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, P इंटू क्यू, प्राइस से क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे। प्राइस आपका 10 था, क्वांटिटी कितना था 10, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100। अब मान लेते हैं कि उस कमोडिटी की प्राइस सस्ती हो गई थोड़ी सी। अब मान लीजिए कि वो प्राइस 10 से घटकर हो गई 8 रुपीज की और आपका क्वांटिटी डिमांड हो गया 15 यूनिट का। अब आप कितना खरीदना है, 15 यूनिट। तो प्राइस कितना फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ 20%, लेकिन डिमांड आपका कितना बढ़ गया 50%। ठीक है, यानी कि प्राइस में 20% फॉल, डिमांड में 50% का इंक्रीज। तो यानी कि प्राइस घटा कम लेकिन डिमांड बढ़ गया ज्यादा, जिसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा हो गया 120। पहले हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 100, अब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 120। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक, या जिसकी इलास्टिसिटी होती है मोर देन 1, तो इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो आइए इसको डायग्राम पे समझते हैं। डायग्राम पे समझने के लिए आपको पहले बताना होगा एक्सपेंडिचर हम निकालते कैसे हैं। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अब प्राइस को हमने रखा है एक्स एक्सिस पर और क्वांटिटी को रखा है वाई एक्सिस पर। तो जब ओ ए प्राइस पर, ठीक है, सॉरी ओ सी प्राइस पर, ओ ए क्वांटिटी कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जा रही है, जहां समझना ओ सी प्राइस पर, ठीक, ओ ए क्वांटिटी कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जा रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा पहले वाला ओ ए बी सी, इतना ही तो हुआ टोटल एक्सपेंडिचर ओ ए बी सी। क्लियर। और जब प्राइस फॉल हो गया, अब प्राइस कितना हो गया ओ एल, प्राइस कितना हो गया ओ एल, तो कंज्यूमर क्वांटिटी कितना ले रहा है, कंज्यूमर क्वांटिटी ले रहा है ओ जे। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो न्यू एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा ओ जे के एल। साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है, साफ दिख रहा है ना इसमें। तो ओ जे के एल आपका हो गया नया एक्सपेंडिचर। अब आप बताओ कि अगर हम एरिया की बात करें तो कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ जे के एल। तो कोई भी बता सकता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ जे के एल बड़ा है, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ जे के एल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस से घटने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है पहले से, तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, मोर देन 1। तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम आते हैं
ईडी इज लेस देन 1, या हम जिसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक, अब देखो कुछ चीजों में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस घटे तो हमारा डिमांड बहुत ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कॉइल, मॉस्किटो कॉइल, अगर उसका प्राइस घट जाए तो ऐसा थोड़ी ना हम दो जला के रख लेंगे अपने कमरे में, जलाएंगे तो भी एक, तो उसका प्राइस घटने में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ता है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि अगर प्राइस घटा तो और डिमांड बहुत नहीं बढ़ा, डिमांड तो थोड़ा तो बढ़ेगा, ध्यान से समझना, थोड़ा तो बढ़ेगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा घट जाए। जैसे चलिए समझते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक कोई क्वांटिटी है जिसकी प्राइस है 10 और क्वांटिटी हम कितनी ले रहे थे 10। ठीक, तो कितना खर्चा कर रहे थे हम, तो टोटल खर्चा हम कर रहे थे 100 रुपीज का। ठीक, कितना खर्चा कर रहे थे टोटल 100 रुपीज का। अब हो गया, वो क्वांटिटी हो गई 8 रुपीज की और अब हम खरीद रहे हैं 12 यूनिट, तो हमारा डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन जितना हमारा प्राइस घटा है उससे बराबर, मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 96। तो जब प्राइस 10 था तो हम 100 रुपीज खर्च कर रहे थे, जब प्राइस 8 हो गया तो 96 रुपीज ही खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा प्राइस घटा लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, तो इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। अब चेक करते हैं इसको डायग्राम पे। फिर वही आपको समझ आने वाली बात कि P से Q में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है। फिर वही बात मैं समझा रहा हूं, तो OC प्राइस पर, देखना ध्यान से, OC प्राइस पर कंज्यूमर OA क्वांटिटी ले रहा है, तो आपकी पहली जो एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एक्सपेंडिचर आपका पहले वाला है वो कितना है, OABC, ये होगा टोटल एरिया ऑफ OABC। क्या लिखा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर जब प्राइस 10 है, ठीक है, मैंने पहले वाली प्राइस पर आपका OABC और आपका नया प्राइस घटने के बाद प्राइस कितना हो गया OL, और अब कंज्यूमर कितना ले रहा है OJ क्वांटिटी, तो न्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया, न्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका OJKL। अब आप बताइए कि एरिया ऑफ OJKL बड़ा है या एरिया ऑफ OABC बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ OABC ज्यादा है। ठीक है, यानी कि प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट गया है, तो इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ED इज इक्वल टू 1, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक खासियत होती है कि उसपे बनने वाले सारे रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होता है। तो चलिए देखते हैं, OC प्राइस पर कंज्यूमर OA क्वांटिटी पहले ले रहा था। ठीक है, हाँ एक चीज में भूल होता ना, ED इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि प्राइस घटने पर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आया। चलो ध्यान समझना इस बात को। मान लेते हैं कि कंज्यूमर किसी चीज को जब वो 10 रुपीज का था तो कितनी क्वांटिटी ले रहा था, मान लीजिए वो 12 क्वांटिटी ले रहा था, तो अब उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर था कितना था 120 था। अब क्या हुआ कि प्राइस हो गई 8, तो कंज्यूमर ने 15 क्वांटिटी बाई करना शुरू कर दिया, तो अब उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अब हो गया 120, पहले कितना था 120। यानी कि प्राइस के घटने से जब कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, जिसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। तो यहाँ देखो, पहली प्राइस OC है तो कंज्यूमर OA क्वांटिटी ले रहा है। अब जब प्राइस घट, तो ऐसे में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा कंज्यूमर का, पहले वाला, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा कंज्यूमर का एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC। फिर देखो ध्यान से, जब प्राइस घट गई तो न्यू प्राइस कितनी हो गई OL, और कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी लेना शुरू कर दिया OJ, तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया कंज्यूमर का, न्यू एक्सपेंडिचर हो गया कंज्यूमर का OJKL। तो अब बताओ, अगर हम बात करें OABC और OJKL दोनों का जो एरिया है वो कितना है, सेम ही है, तो ऐसे में कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो डिमांड कर्व है ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसकी इलास्टिसिटी 1 है। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए इसको, तो ये हमारे 3 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी थे, जो कि आपको जानना जरूरी था।
इसलिए मैंने ये डिस्कस करके भले ही आपके सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दिया है, बट सीबीएसई ने हटा जरूर दिया है, लेकिन आप जब 12th के बाद एग्जाम दोगे एंट्रेंस के लिए तो ये सब पूछा जाता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। आगे का एक चैप्टर लास्ट टॉपिक बचा रह गया, जिसमें था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको मैं कल वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करना, मैं उसको बड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो वो हो गई आपकी नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो के बारे में मुझे एक चीज और कहना है कि देखो कितना मेहनत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, मेहनत ना करिए तो एक छोटा सा काम करिए कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मेरे साथ बोलिए जय हिंद।